नमस्ते। ग्लोबल डेट, पेट्रो डॉलर और थूसिडाइडीज ट्रैप। आज हम दुनिया की इकोनॉमी में चल रही एक ऐसी हलचल को डिकोड करने वाले हैं जिस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। सच कहूं तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां दशकों पुराने आर्थिक नियम और महाशक्तियों का बैलेंस बस पलटने ही वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.046%। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। मई 2026 में अमेरिकी सरकार को अपनी 30 साल के बॉन्ड्स बेचने के लिए इन्वेस्टर्स को 5% से ज्यादा का ब्याज ऑफर करना पड़ा। पता है ऐसा पिछली बार कब हुआ था? 2007 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये एक पूरे युग के अंत का साफ इशारा है। दशकों से अमेरिका को दुनिया भर से लगभग बहुत सस्ते में, मानो फ्री में पैसा मिलता रहा है। लेकिन अब मार्केट का मूड बदल रहा है। अमेरिका के लिए वो सस्ते कर्ज का स्वर्णिम काल अब अचानक खत्म हो रहा है। और इसका सीधा असर कहां दिख रहा है? इस कड़वी हकीकत पर। आज अमेरिका का कुल पब्लिक डेट यानी सरकारी कर्ज 31.27 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। और उनकी कुल जीडीपी कितनी है? 31.22 ट्रिलियन डॉलर। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका एक साल में जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो चुका है। इसे ऐसे समझिए कि किसी इंसान की आमदनी से ज्यादा उसकी उधारी हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतिहास में कभी ऐसा दिन नहीं देखा गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त कितनी ज्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुकी है। अब अगर आपको लग रहा है कि हालात अभी खराब हैं, तो जरा भविष्य के इन गणितीय अनुमानों को देखिए। आज जो डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 101% है, वो 2036 तक 120% और लंबी अवधि में 175% तक पहुंच सकता है। 175%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक भयानक ट्रैप है। एक ऐसा दुष्चक्र जहां पुरानी उधारी का सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं और ये कर्ज का पहाड़ बस बढ़ता ही जा रहा है। और इस बढ़ते पहाड़ का नतीजा क्या है? 1 ट्रिलियन डॉलर। और नहीं, ये कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई बजट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज है। हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर तो केवल पुराने कर्ज की किश्तें भरने में जा रहे हैं। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। ये रकम अमेरिका के पूरे राष्ट्रीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा बिना कोई नई वैल्यू क्रिएट किए बस कर्ज की सर्विसिंग में स्वाहा हो रहा है। तो ऐसे में कॉमन सेंस क्या कहता है? अर्थशास्त्र का बेसिक नियम है कि भाई खर्चे कम करो, ऑस्टेरिटी यानी मितव्ययिता अपनाओ। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? एक तरफ आर्थिक जरूरत चीख चीख कर कह रही है कि घरेलू खर्चों में भारी कटौती कीजिए, और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल दबाव के चलते 1.5 ट्रिलियन डॉलर के डिफेंस बजट का प्रस्ताव रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सुपर पावर भी तो बने रहना है। ये एक बहुत बड़ा क्लैश है, आर्थिक मजबूरियों और अपनी ताकत बनाए रखने की जिद के बीच की रस्साकशी। खैर, ये रस्साकशी सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं चल रही, इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। डॉइच बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ईरान वॉर के दोहरे झटके या ड्यूअल शॉक का जिक्र किया था। पहला झटका, ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में बेतहाशा उछाल, और दूसरा, अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर उठे गंभीर सवाल। इसके चलते हुआ ये कि दुनिया भर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स घबरा गए। उन्होंने अपना पैसा डॉलर से निकालकर दूसरी जगहों पर डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। और तो और, डॉलर के बिना युआन और रुपये जैसी दूसरी मुद्राओं में तेल के व्यापार में अचानक भारी तेजी आ गई। डॉइच बैंक की रिपोर्ट में इस सिचुएशन के लिए एक बहुत ही सटीक लाइन इस्तेमाल की गई थी। पेट्रो डॉलर के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा मोड जिसने पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग को धीमा कर दिया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मार्केट क्रैश या टेम्पररी फेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया का डॉलर के प्रभाव से मुक्त होने की, या कहें डी डॉलराइजेशन की, एक संरचनात्मक शुरुआत है, और ये अब काफी तेजी पकड़ रही है। तो क्या मॉडर्न फाइनेंस की दुनिया में ये सब पहली बार हो रहा है? जी नहीं। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1987 में एक बड़े मशहूर इतिहासकार हुए हैं पॉल केनेडी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, मतलब साम्राज्यवादी अतिविस्तार। उनका ये फ्रेमवर्क हमें बताता है कि कैसे दुनिया की महान शक्तियां एक तय पैटर्न में उभरती हैं और फिर कैसे उनका पतन हो जाता है। और यकीन मानिए, आज जो हम देख रहे हैं वो इस थ्योरी से एकदम डरावने हद तक मेल खाता है। पॉल केनेडी का ये साइकिल दरअसल काम कैसे करता है? इसकी 4 फेज हैं। फेज 1, देश की इकोनॉमी बूम करती है, खूब उत्पादकता बढ़ती है, जिससे सरप्लस पैसा आता है। फेज 2, इस पैसे से वो अपना मिलिट्री एक्सपेंशन करते हैं। फेज 3, आते आते दुनिया भर में उनके इतने मिलिट्री कमिटमेंट्स हो जाते हैं कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यही है इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। और आखिर में आता है फेज 4, आर्थिक पतन, यानी देश इतने ज्यादा ग्लोबल मिलिट्री खर्चे उठा लेता है कि उसकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था घुटने टेकने लगती है। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन चलिए इसे एक असली टेक्स्ट बुक केस पर अप्लाई करके देखते हैं। और वो उदाहरण है ब्रिटिश एम्पायर। याद है ना, एक वक्त था जब ब्रिटेन दुनिया की इकलौती और सबसे पहली मॉडर्न सुपर पावर था। उनके पास सबसे मजबूत नेवी थी और उनकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग का पूरी दुनिया पर राज था। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य का वित्तीय पतन कैसे हो गया? ये कहानी आज के हालात को समझने के लिए एकदम सीधा और स्पष्ट ऐतिहासिक समानांतर है। जरा इतिहास के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन का जो कर्ज था वो उनकी जीडीपी का सिर्फ 30% था, काफी मैनेजेबल था। लेकिन फिर 2 वर्ल्ड वॉर हुए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारी खर्चों ने ये कर्ज 250% तक पहुंचा दिया। इस जानलेवा कर्ज ने ब्रिटिश एम्पायर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। और इसका क्लाइमैक्स हमें दिखा 1956 के स्वेज क्राइसिस में। वहां ब्रिटेन पूरी तरह से बेबस नजर आया। वो अपने ग्लोबल प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाया और उसका साम्राज्य हमेशा के लिए ढह गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक महाशक्ति की जगह दूसरी महाशक्ति ने कैसे ली। ये पूरी प्रोसेस मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में हुई।
पहला, ब्रिटेन ने युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से डॉलर्स में छप्पड़ फाड़ के कर्ज लिया। दूसरा, अमेरिका ने कहा कि कर्ज तो देंगे लेकिन बदले में आपको अपने वो औपनिवेशिक बाजार हमारे लिए खोलने होंगे जो अब तक बंद थे। और तीसरा, पूरी तरह दिवालिया हो चुके ब्रिटेन के पास कोई चॉइस नहीं बची, उन्हें कठोर आर्थिक कटौतियां करनी पड़ी और दुनिया भर से पीछे हटना पड़ा। हुआ क्या, एक नई और तेज महाशक्ति ने कर्ज और व्यापार की शर्तों का ऐसा फायदा उठाया कि पुराना अति विस्तारित साम्राज्य खुद ब खुद विस्थापित हो गया। और इतिहास के इन्हीं पन्नों से निकलकर आता है हमारा आज का सबसे अहम जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, थ्यूसिडाइडीज ट्रैप। ये प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडाइडीज के एथेंस और स्पार्टा के एनालिसिस से निकली एक थ्योरी है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो, जब भी कोई नई तेजी से उभरती हुई शक्ति किसी पुरानी स्थापित महाशक्ति की जगह लेने की धमकी देती है तो उस स्ट्रक्चरल स्ट्रेस से लगभग हमेशा एक बड़े युद्ध की स्थिति पैदा होती है। आज अमेरिका और चीन के बीच जो डायनामिक्स चल रहे हैं उसे गहराई से समझने के लिए इसी थ्योरी का अध्ययन किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सिर्फ एक एकेडमिक थ्योरी है। आज के ग्लोबल लीडर्स इस ऐतिहासिक चक्र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। खुद चीनी लीडरशिप के बयानों में ये बात सामने आई है कि हमें थ्यूसिडाइडीज ट्रैप से बचना चाहिए। वो आज के मैक्रो इकोनॉमिक माहौल को बिल्कुल उसी चश्मे से देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि एक तरफ एक राइजिंग पावर है और उसका सामना एक ऐसी स्थापित शक्ति से हो रहा है जो भारी कर्ज और ओवरस्ट्रेच की वजह से ढलान पर है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा विचारणीय सवाल खड़ा होता है। क्या इतिहास का ये चक्र खुद को दोहराने के लिए बाध्य है? जिस तरह से हमने ऐतिहासिक वित्तीय पतन और आज की बदलती ग्लोबल व्यवस्था के बीच चौंकाने वाली समानताएं देखी हैं, क्या महाशक्तियों के बीच एक विनाशकारी टकराव को सच में टाला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही दशक तय कर देंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको आज की ग्लोबल इकोनॉमी को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया दिया।